टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडियन ज्योग्राफी। मैं कई सारे दिनों से ये देख रहा हूँ, मुझे कई सारी शिकायतें भी आ रही हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के जो प्रीवियस वीडियोस पड़े हुए हैं उनमें हिंदी का यूज़ ज़्यादा किया गया है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा तादाद में हैं, इस वजह से उन्हें ध्यान में रख करके ये वीडियोज़ शूट किए गए थे। लेकिन आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का एक कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहा हूँ, और इस एनालिसिस में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बाइलिंगुअल तरीके से बताऊं, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की डिटेल्ड एनालिसिस। आप मेरे पीछे ये जो मैप देख रहे हैं इंडिया का, बस इसी मैप को पॉलिटिकली हमें आज एनालाइज करना है, और यूपीएससी ग्रुप बी के लेवल पर जितने भी क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं उन्हें क्लियर करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 3 से 4 टॉपिक्स आपको कवर करूँगा। इंडियन स्टेट्स मैं आपको कवर करूँगा, इंडिया की रीजनल स्टडी हम लोग करेंगे, अलग अलग स्पेसिफिक रीजन्स को पढ़ेंगे, आइलैंड्स को पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर जो बड़े आइलैंड्स हैं, छोटे आइलैंड्स हैं, सभी को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग स्पेस रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज को भी हम लोग जानेंगे, और कुछ हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको नया मैप इंडिया का अब नज़र आ रहा है, पहले जो मैप हम लोग देखा करते थे उनमें एक अलग तरीके से स्टेट्स बनाए जाते थे। अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया मैप जारी किया है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नया मैप जारी किया है वो नया मैप ये नहीं है, वो नया मैप ये है। तो इस समय आप जो ये मैप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया मैप है, जिसे 2020 में रिलीज किया गया है। कब रिलीज किया गया है? आफ्टर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइज किया गया और जम्मू कश्मीर स्टेट को खत्म करके जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर येलो कलर से एक अलग यूनियन टेरिटरी है, एंड द स्टेट ऑफ लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। तो ये चेंजेस करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नया मैप रिलीज करती है। अब इस नए मैप के आधार पे हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक स्टेट की कहानी, और फटाफट इसको हम लोग खत्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ इंडिया से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर और ये स्टेट आपको नजर आ रहा है, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया, और ख़त्म करने के बाद अब यहाँ पे 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, जिनमें पहली यूनियन टेरिटरी आपको जम्मू एंड कश्मीर नज़र आती है, और दूसरी यूनियन टेरिटरी आपको द स्टेट ऑफ लद्दाख नज़र आती है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल यहाँ पर श्रीनगर रहेगी एज इट इज़, और लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह बनेगी। लद्दाख आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के कंपैरिजन में ये बड़ा स्टेट आपको दिख रहा है। अगर इन दोनों स्टेट्स के डिवीजन की बात करी जाए तो दोनों ही स्टेट्स को काफ़ी खूबसूरती से सरकार ने अलग किया है, क्योंकि अगर आप चाहें तो पंजाब के रास्ते जम्मू कश्मीर एंटर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हिमाचल प्रदेश के रास्ते रोहतांग टनल के रास्ते आप लेह लद्दाख एंटर कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो इससे फ़ायदा होगा लद्दाख को, लद्दाख का टूरिज्म बढ़ेगा, और लद्दाख को टूरिस्ट स्टेट के तौर पर ही डेवलप किया गया है। गवर्नमेंट का मोटिव ही यही है कि लद्दाख में जो पिछड़ापन है उस पिछड़ेपन को टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दूर किया जाए। इसके पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो जम्मू कश्मीर राज्य पहले हुआ करता था 5 अगस्त 2019 के पहले, ये यूनियन टेरिटरी नहीं था, ये प्रॉपर स्टेट हुआ करता था, और इस प्रॉपर स्टेट को 31 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, उन लोगों ने ट्रीटी करके इसको इंडियन यूनियन में शामिल किया था। उसके पहले ये प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, देशी रियासत हुआ करता था, और उन 3 देशी रियासतों में शामिल था जिन्होंने इंडियन यूनियन में शामिल होने से मना कर दिया था। वो 3 देशी रियासतें थीं जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थी जम्मू और कश्मीर की बिल्कुल संक्षिप्त, बिल्कुल शॉर्ट कहानी। जम्मू और कश्मीर के बाद दूसरा स्टेट आता है हिमाचल प्रदेश,
और हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश जो है ये पर्वतीय राज्य है और हिमालय की जो तीनों पर्वतमालाएं हैं, चाहे वो शिवालिक हो, चाहे वो मिडिल हिमालय हो, चाहे वो ग्रेट हिमालय हो, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में हैं। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो अ टूरिस्ट स्टेट। यहाँ की राज्य की भी जो जीडीपी है वो टूरिज्म से ही चलती है। हिमाचल प्रदेश के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है पंजाब का, और ये आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ पंजाब, और पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। चंडीगढ़ भी शिवालिक है। आप जैसे ही चंडीगढ़ को पार करते हैं तो हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है, और चंडीगढ़ से जैसे ही आप पीछे आते हैं तो पंजाब शुरू हो जाता है। पंजाब वैसे तो प्लेन है, लेकिन जैसे ही आप नॉर्दर्न पंजाब में आते हैं तो यहाँ पर हमको शिवालिक का कुछ कुछ पोर्शन मिलता है, और शिवालिक का जो फूट हिल है यानी कि जो भाबर है वो भाबर हमें यहाँ पर पंजाब में नजर आता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर पंजाब। और पंजाब के बाद अब नंबर आता है यहाँ पर उत्तराखंड का। ये है स्टेट ऑफ उत्तराखंड। वर्ष 2000 में, इन द ईयर ऑफ 2000, उत्तराखंड हैड सेपरेटेड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। व्हाई? बिकॉज दिस रीजन बिलोंग्स टू द माउंटेन्स एंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप द उत्तराखंड अकॉर्डिंग टू द टूरिज्म। This is the only reason why Uttarakhand was separated from the state of Uttar Pradesh in the year of 2000. हालांकि 2006 तक इस राज्य का नाम उत्तराखंड नहीं उत्तरांचल हुआ करता था, लेकिन 2006 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया। एंड द कैपिटल ऑफ द उत्तराखंड इज देहरादून। देहरादून है इसकी राजधानी। और उत्तराखंड में भी हिमालय की तीनों जो ब्रांचेस हैं उनका विस्तार है। बिल्कुल फूट हिल पर यहाँ पर हमें शिवालिक्स मिलते हैं, फिर बीच में हमें मिडिल हिमालय मिलते हैं, और फिर ऊपर हमें ग्रेट हिमालय मिलते हैं। उत्तराखंड का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, हिंदुइज्म के अंदर जितने भी रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस हैं वो उत्तराखंड में ही स्थित हैं। चाहे वो चार धाम हो, चाहे वो स्वर्ग जाने का रास्ता हो, और चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी हो, उसका संबंध उत्तराखंड से ही होता है। उत्तराखंड को मुख्य तौर पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर देहरादून पे रख के ड्रॉ कर दी जाए तो इसके ऊपर का जो उत्तराखंड है इट इज कॉल्ड गढ़वाल, और इसके नीचे का जो उत्तराखंड है इट इज कॉल्ड कुमाऊं। तो उत्तराखंड को कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में डिवाइड भी करते हैं। कुमाऊं किन लोगों को कहते हैं? उन लोगों को जो कि उत्तराखंड के प्लेन्स में रहते हैं, और जैसे ही आप मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के आसपास पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर रहने वाले लोगों को हम लोग गढ़वाल कहते हैं। तो इस तरीके से ये स्टेट ऑफ उत्तराखंड भी क्लियर होता है। अब उत्तराखंड के बाद अगला नंबर आता है हरियाणा का। ये है हरियाणा राज्य, और हरियाणा की राजधानी भी यहाँ पर चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा दोनों की ज्वाइंट कैपिटल है चंडीगढ़। इस बात को लेकर के डिस्प्यूट्स भी होते रहते हैं, और इन डिस्प्यूट्स की जो स्पेसिफिक स्टडी है वो मैंने पीछे कर रखी है पंजाब प्रॉब्लम में। खालिस्तान वाला वीडियो लेक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से पहले पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये तीनों एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ हिमाचल प्रदेश अलग हो गया, फिर पंजाब और हरियाणा अलग हो गए, लेकिन इनकी कैपिटल एक ही रही चंडीगढ़। और इस बात को लेकर विवाद आज भी जारी है, और सतलज वाटर डिस्प्यूट जो है वो इसका जीता जागता उदाहरण है। हालांकि हरियाणा पूरी तरीके से प्लेन है, और हरियाणा के बीचों बीच आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा रीजन है ये है दिल्ली। भारत की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन है ये, और इसको हम लोग एनसीआर के नाम से भी जानते हैं। और दिल्ली के बाद जब हम लोग और नीचे की तरफ आएंगे तो अब यहाँ पर जो मिडिल इंडिया है इसकी स्टडी होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया की स्टडी कर ली। मुख्य तौर पर जैसे ही आप दिल्ली को पार कर जाते हैं तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया लग जाता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। इसके बाद जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ जो मुख्य तौर पर 3 राज्य हमें पढ़ने होते हैं, बल्कि 5 राज्य जो हमें पढ़ने होते हैं, उनमें पहला स्टेट आपको यहाँ पर दिखता है उत्तर प्रदेश।
आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश कभी भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। इट वॉज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया when the Uttarakhand was not separated from it. But after the separation, now Uttar Pradesh has the second largest state in the India. तो who's first now? राजस्थान is the first. तो लार्जेस्ट स्टेट की जब भी बात होगी तो राजस्थान इस समय लार्जेस्ट स्टेट है और उत्तर प्रदेश यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है। राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ से आपको क्या नजर आ रहा है? दिल्ली। और इंडियन पॉलिटिक्स में एक कहावत है और वो कहावत ये है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है या दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है। तो दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है। क्या इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पर एक रोड बनी है जो कि आपको दिल्ली तक ले जाती है? नहीं। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी हैं। कितनी? 80। तो देयर आर 80 लोकसभा सीट्स इन उत्तर प्रदेश और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का जो डोमिनेशन है वो इन 80 सीटों पर होगा, दिल्ली में सरकार उसी की बनेगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश हैज अ इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। हालांकि इतने बड़े राज्य के ऊपर प्रशासन और नियंत्रण में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए समय समय पर अनेक राजनीतिक दल ऐसा भी चाहते हैं, ऐसा भी करने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुछ छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाए। जब भी उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे भागों में तोड़ने की बात आई है तो पहला भाग उत्तर प्रदेश का ये वाला निकलता है और इस पार्ट को कहा जाता है पूर्वांचल। पूर्वांचल के बाद दूसरा पार्ट उत्तर प्रदेश का यहाँ पर है बीच में, इसको कहते हैं अवध। और तीसरा पार्ट यहाँ पर ये रहा दिल्ली से सटा हुआ, इसको कहते हैं रुहेलखंड या हरित प्रदेश। और चौथा पार्ट ये उत्तर प्रदेश का नीचे की तरफ रहा, इसको कहते हैं बुंदेलखंड। तो उत्तर प्रदेश की जब आप स्पेसिफिक रीजनल स्टडी करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको पूर्वांचल, अवध, रुहेलखंड और बुंदेलखंड को अलग से भी स्टडी करना पड़ता है। हालांकि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए इसको हम अलग से स्टडी भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है राजस्थान का। इट इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया और इसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर वॉज द फर्स्ट प्लैन्ड सिटी इन इंडिया। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट बिकॉज इन द मैनी एग्जाम्स दिस पॉइंट इज रिपीट एंड रिपीट। सवाई मान सिंह ने इसको डिजाइन करवाया था, पिंक सिटी के नाम से मशहूर है और हाल ही में जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया है। इंडिया में लगातार ऐसे शहरों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में रिकॉग्नाइज कर रहा है और उन्हीं में से एक सिटी है जयपुर। तो याद रखिएगा, पिंक सिटी है, इंडिया का पहला प्लैन्ड सिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है और राजस्थान की कैपिटल भी है। हालांकि राजस्थान में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती है क्योंकि राजस्थान की पॉपुलेशन इसके एरिया के अकॉर्डिंग काफ़ी कम है। राजस्थान का एक लंबा बॉर्डर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ भी टच करता है। हालांकि इस बॉर्डर के ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी देखने के लिए नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर मैदान है। थार डेजर्ट है राजस्थान के अंदर जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में शेयर होता है और थार डेजर्ट के रीजन की वजह से यहाँ पर जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं वो बहुत दूर तक व्यू पॉइंट अपना रखती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी तरीके की मिलिटेंसी, टेररिस्ट एक्टिविटी या और भी कोई इलीगल एक्टिविटी लाइक स्मगलिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ पर एक पीसफुल बॉर्डर हमें राजस्थान में नजर आता है। राजस्थान के बाद अगला नंबर आता है भारत के दिल का। इट इज द हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश सरकार की जो टूरिज्म टैगलाइन है वो यही है, भारत का दिल देखो कभी मध्य प्रदेश देखो। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है और जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो मध्य प्रदेश में ही है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी जनरल कंपटीशन को देने जा रहे हो और मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए, इसलिए मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है। मध्य प्रदेश को सबसे पहले टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में ही हैं।
मध्य प्रदेश को पल्स स्टेट, दलहन राज्य भी कहा जाता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश को सीमेंट स्टेट भी कहा जाता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश को ट्राइबल स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को माउंटेन स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को फॉरेस्ट स्टेट भी कहा जाता है। एंड मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द बिगेस्ट अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज स्टेट। ये 9 क्वेश्चंस का जो क्लब है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे हमेशा ही पूछा जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए आपको कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा ट्राइब्स हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर ही पाई जाती हैं। सोयाबीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के अंदर ही होता है। मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है सतना, इट इज ऑल्सो नोन एज द सीमेंट सिटी। यहाँ पर सबसे ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से पूरा मध्य प्रदेश माउंटेन से कवर्ड है। मध्य प्रदेश में एक और जहां पर विंध्याचल पर्वतमालाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सतपुड़ा रीजन है। तो ड्यू टू द विंध्याचल एंड सतपुड़ा, मध्य प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द माउंटेन स्टेट। माउंटेन स्टेट के अलावा मध्य प्रदेश को फॉरेस्ट स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि इन माउंटेन्स के ऊपर घने जंगल हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच स्टेट हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, तो नो जम्मू कश्मीर, नो उत्तराखंड, नो अरुणाचल प्रदेश, इट इज मध्य प्रदेश। इसी तरीके से टाइगर्स के लिए नेचुरल हैबिटेट है नर्मदा वैली, तो यहाँ पर टाइगर्स भी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। और जो लेटेस्ट टाइगर रिपोर्ट हमारी 2019 की आई थी, उसमें ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं। कितने? अप्रॉक्स 640। मध्य प्रदेश के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है गुजरात का नंबर। और ये जो गुजरात स्टेट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसकी इम्पोर्टेंस सबसे पहले तो आपको यहाँ से याद रखनी चाहिए कि गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर इन इंडिया। गुजरात के पास सबसे लंबी समुद्री सीमा है और यही रीजन है कि गुजरात में ट्रेड एंड कॉमर्स की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। आज से नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही गुजरात में पोर्ट्स हुआ करते थे। चाहे तो सुतकोटदा की बात करिए, चाहे तो कांडला की बात करिए, ये सब नेचुरल हार्बर्स यहाँ पर हुआ करते थे। और सबसे बड़े कोस्टल बॉर्डर की वजह से ही गुजरात का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमेशा हाई रहता है। कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात को 2 रीजन्स में बांटा जा सकता है। अगर हम लोग नॉर्दर्न गुजरात की बात करें तो इस रीजन को कहते हैं कच्छ, और अगर हम साउदर्न गुजरात की बात करें तो इस रीजन को कहते हैं सौराष्ट्र। तो गुजरात में कच्छ और सौराष्ट्र नाम के 2 रीजन हैं और इसकी कैपिटल है गांधीनगर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी करीब स्थित है। साथ ही साथ गुजरात के पास में 2 स्पेसिफिक वाटर बॉडीज़ हैं, जिसमें एक ये वाटर बॉडी गल्फ ऑफ कच्छ है और दूसरी ये वाटर बॉडी गल्फ ऑफ कैम्बे है। तो खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी गुजरात की वाटर बॉडीज़ हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से सेंट्रल रीजन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को देखा, राजस्थान को देखा, मध्य प्रदेश को देखा और फिर गुजरात को देखा। गुजरात के बाद अब हम लोग एंटर करते हैं डेक्कन स्टेट्स में। और डेक्कन स्टेट्स में जो पहला स्टेट हमारे सामने आता है वो है महाराष्ट्र। काफ़ी बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र। तो ये है महाराष्ट्र, कैपिटल है मुंबई, और मुंबई इज अ कोस्टल सिटी। देखिए समुद्र के किनारे पर स्थित है। और महाराष्ट्र की जो प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में विदर्भ एक बड़ी प्रॉब्लम माना जाता है। अगर हम लोग महाराष्ट्र के मैप के बीचों बीच यहाँ पर ए बना दें, इस तरीके से ए, तो ये जो ए बनेगा इस एरिया को विदर्भा बोलते हैं। और विदर्भा जो है ये सेमी एरिड रीजन माना जाता है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर या तो रेनफॉल नहीं होती है या तो ना के बराबर होती है। ड्यू टू द लेस और नो रेनफॉल दिस इज कॉल्ड सेमी एरिड रीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। यहीं के किसानों में आप अक्सर सुसाइडल एक्टिविटी भी देखते होंगे। लेकिन अगर हम लोग वेस्टर्न महाराष्ट्र में आ जाएं तो वेस्टर्न महाराष्ट्र यहाँ पे डेवलप रीजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन्स का एक्सपेंशन है। यहीं पर मुंबई, पूना, शोलापुर, नागपुर जैसे फेमस सिटीज़ हैं जो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। और महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स भी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। रीज़न है महाराष्ट्र की हाई पॉपुलेशन।
महाराष्ट्र के बाद जब हम लोग और नीचे आते हैं तो हमें स्टेट मिलता है कर्नाटका, और कर्नाटका की जो कैपिटल है वो है बंगलुरु। बंगलुरु जो है इसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, आईटी सिटी भी कहते हैं, इसरो का मुख्यालय भी यहीं पर है, और बंगलुरु को इंजीनियरों का शहर भी कहते हैं। इसलिए बंगलुरु की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लोग इंडिया की सिलिकॉन वैली की बात करें तो बंगलुरु उसके लिए सबसे बेस्ट नाम यहाँ पर हो जाता है। और ना केवल बंगलुरु, पूरा का पूरा कर्नाटक ही यहाँ पर इस प्रकार का राज्य है जहाँ पर लोगों ने साइंटिफिक स्टडी में ज़्यादा अप्रोच किया हुआ है और कर्नाटका के नाम को बहुत आगे लेकर के आए हैं। कर्नाटका के अंदर भी हमें नीलगिरी का एक्सपेंशन मिलता है। कर्नाटका भी एक नेचुरल हैबिटेट के रूप में डेवलप्ड स्टेट है, टूरिस्ट स्टेट भी इसको कहा जाता है। और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो कर्नाटका के अंदर ही आते हैं। तो जो टूरिस्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल रिलीज करती है उसके अकॉर्डिंग कर्नाटका इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इंडिया। कर्नाटका के बाद अगर आप महाराष्ट्र और कर्नाटका को ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच में आपको एक छोटा स्टेट नजर आता है, इट इज कॉल्ड गोवा। और गोवा की कैपिटल है पणजी। और गोवा के बारे में कौन नहीं जानता, गोवा भी एक टूरिस्ट स्टेट है। और अगर गोवा की तुलना हम लोग बहुत बड़े उत्तर प्रदेश से करें तो गोवा की जीडीपी ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी कम है। क्यों? क्योंकि गोवा इज फेमस फॉर इट्स बीचेस, टूरिज्म एंड अनदर एडवेंचरस एक्टिविटीज़। तो पूरा वर्ल्ड यहाँ आपको गोवा में मिल जाता है। स्टेट बहुत छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। कर्नाटका के बाद जब हम लोग और नीचे आते हैं तो अगला स्टेट हमको मिलता है यहाँ पर केरला। और केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुअनंतपुरम। संस्कृत में इसकी राजधानी का नाम है तिरुअनंतपुरम। और केरला भी जो है ये एक रिलीजियस हेरिटेज स्टेट है इंडिया का, और माहे पोर्ट यहीं पर स्थित है केरला के अंदर। और केरला के अंदर भी नीलगिरी का यहाँ पर एक्सपेंशन है। और केरला इज ऑल्सो नोन एज द गार्डन ऑफ द स्पाइसेस। केरला को मसालों का बाग कहा जाता है क्योंकि केरला के अंदर यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, और इन्हीं ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से केरला थोड़ा सा अलग सा राज्य बन जाता है। हालांकि केरला को लेकर के काफ़ी सारे विवाद भी रहते हैं। कुछ विवाद तो मॉनसून से रिलेटेड रहते हैं लेकिन कुछ विवाद पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि केरला भारत में केवल 2 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट इस समय भी चल रही है, तो उनमें से एक केरला है। अब केरला में हमारे देश में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। केरला इज द वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। फिर भी यहाँ के लोग लेफ्ट सरकार क्यों चुने हुए हैं ये वहाँ पर जा कर के देखना पड़ेगा, ऐसे बातें करने से समझ में नहीं आएगा। केरला के बाद अगला जो स्टेट हमारा आता है वो आता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। तमिलनाडु भी एक बड़ा स्टेट है जिसके पास में एक बड़ा कोस्टल बॉर्डर है। तमिलनाडु का भी जो इतिहास है, हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, वो काफ़ी गौरवान्वित करने वाली है। चाहे चोल, चेर, पांड्य रहे हों या राष्ट्रकूट पल्लव रहे हों, इन सभी लोगों ने तमिलनाडु पर शासन किया। मदुरई यहाँ पर टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के अंदर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से अनेक मंदिर यहाँ पर पाए जाते हैं। और तमिलनाडु भी इंडिया का एक बहुत हाई पॉपुलेटेड स्टेट है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है। अब अगर तमिलनाडु को आप थोड़ा और ज़रा ध्यान से देखें और इसको जूम अगर थोड़ा सा कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि तमिलनाडु का जो संपर्क है वो यहाँ पर श्रीलंका के साथ भी आपको नजर आता है इस तरीके से। तो बोथ तमिलनाडु एंड श्रीलंका बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब इस मैप को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये तो हो गई बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। और बे ऑफ बंगाल के बाद जब यहाँ पे आप आते हैं तो इट इज पाक स्ट्रेल। पाक स्ट्रेल जो इंडिया और तमिलनाडु को आपस में अलग करने वाली जंजीर नहीं है। भारत और तमिलनाडु आपस में कैसे अलग होते हैं तो पाक स्ट्रेल सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। इसके बाद में जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलती है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। और मन्नार की खाड़ी के बाद सबसे नीचे ये इंडिया का मोस्ट सदर्न पॉइंट है, इट इज कॉल्ड केप कैमोरिन। इसको हम लोग सामान्य भाषा में कन्याकुमारी भी कहते हैं।
तो ये जो वाटर बॉडीज है ना, इनको सजाने का क्रम आपसे कई बार पूछते हैं। यूपीएससी अक्सर अपनी परीक्षाओं में पूछता है कि अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, या अरेंज देम फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, या विच इज द मोस्ट साउदर्न, या विच इज द मोस्ट नॉर्दर्न। तो इसके लिए आपको याद रखना चाहिए बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ पाक, गल्फ ऑफ मन्नार एंड केप केमोरिन। ये ऑर्डर हो गया इन चारों का। इसके बाद अगर तमिलनाडु के इस पॉइंट को आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो जगह आपको नजर आ रही है ये है रामेश्वरम। और ऐसा कहते हैं कि रामेश्वरम वही जगह है जहां से श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए ब्रिज का निर्माण करवाया था। तो वो ब्रिज तो बहुत पुराना है, तो उसके एविडेंस आप देख रहे होंगे हमें आज भी नजर आते हैं, टूटे फूटे से एविडेंस पानी के अंदर है। यहां पर ये जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं ये है धनुषकोटी। तो अगर आप तमिलनाडु में आगे बढ़ें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलता है रामेश्वरम। रामेश्वरम के बाद ये पॉइंट है धनुषकोटी, और धनुषकोटी को जब आप पार करते हैं तो थोड़ा पानी में जाने के बाद यहाँ पे एक आइलैंड आपको मिलता है, इट इज कॉल्ड तलाई मन्नार। और जो तलाई मन्नार है यहाँ से श्रीलंका शुरू हो जाता है। तो अगर हम लोग धनुषकोटी और तलाई मन्नार के बीच में एक लाइन खींच दें तो बस यहीं से इंडिया और श्रीलंका आपस में अलग हो जाते हैं। हालांकि ये जो राम सेतु है या इसको एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, ये एग्जैक्टली कब बना था और इसके बनने के पीछे के रीजंस क्या थे, इस पर रिसर्च अभी भी चल रही है। और दुनिया भर के साइंटिस्टों ने जो अपनी रिपोर्ट्स दी हैं उन रिपोर्ट्स को आधार बना के बॉलीवुड में एक मूवी भी इस समय बनाई जा रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट राम सेतु। तो वो काफी सारा चर्चा का विषय इसमें रहता है। खैर, तो यहाँ पे तमिलनाडु की स्पेसिफिक स्टडी के बाद अब हम लोग और ऊपर की तरफ चलते हैं, और ऊपर की तरफ अब हम लोग साउथ ईस्ट इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनकी चर्चा करते हैं। तमिलनाडु के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है आंध्र प्रदेश का। तो ये जो एक हैमर लाइक स्ट्रक्चरल स्टेट आपको नजर आता है, इट इज आंध्र प्रदेश। बट इफ यू कैन सी द तेलंगाना एंड क्लब रब द बॉर्डर, अगर इस बॉर्डर को मिटा दिया जाए तो ये जो पूरा रीजन आपको दिखता है, इस पूरे स्टेट को हम कहते थे आंध्र प्रदेश। लेकिन लंबे समय तक आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले लोगों के बीच में डिस्प्यूट रहा और फाइनली तेलंगाना स्टेट अलग हो गया और आंध्र प्रदेश स्टेट अलग हो गया। तो आज आंध्र प्रदेश एक स्पेसिफिक स्टेट है और तेलंगाना फिर एक स्पेसिफिक स्टेट है। हालांकि अभी दोनों की ज्वाइंट कैपिटल हैदराबाद है, क्योंकि राज्यों का बंटवारा जब हो जाता है तो राजधानी एक दिन में नहीं बांटी जा सकती। कैपिटल को बनाना, सेक्रेटेरिएट को बनाना, लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाना, कोर्ट को बनाना, सारे नए डिपार्टमेंट्स को बनाना, ये सब एक दिन का काम नहीं होता है। तो इसलिए 2013 में जब ये तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो 10 साल का समय आंध्र प्रदेश को दिया गया था टू इस्टेब्लिश देयर न्यू कैपिटल। और 2023 में इनकी नई कैपिटल अमरावती बन करके तैयार हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये रीएस्टेब्लिश हो जाएंगी। हालांकि पिछले वर्ष 2020 में इन्होंने अपना हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करके उसमें काम शुरू भी कर दिया, तो वो भारत का 25वां हाई कोर्ट बन गया। तो अभी तक जो 24 हाई कोर्ट्स थे इंडिया में, उनमें एक नाम आपको और ऐड कर लेना चाहिए, अमरावती हाई कोर्ट। इट बिकेम द 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का ये जो कोस्टल बॉर्डर है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल बॉर्डर है आफ्टर गुजरात। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। और ये जो आंध्र प्रदेश का कोस्टल बॉर्डर आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड रायलसीमा। तो रायलसीमा नाम से इसको जाना जाता है। और फिर आंध्र प्रदेश के बाद जो अगला नंबर आता है वो है तेलंगाना, जिसकी कहानी मैंने आपको सुना दी, और इसकी कैपिटल है हैदराबाद। ध्यान रहे, हैदराबाद इज ऑल्सो द वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को फ्यू मंथ्स बैक। तो पिछले कुछ महीनों पहले हैदराबाद को भी हेरिटेज सिटी का दर्जा यहाँ पर दे दिया गया है, और हैदराबाद भारत में रहने लायक शहरों की सूची में पहले नंबर पर अभी भी बना हुआ है। तेलंगाना के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला नंबर आता है उत्कल। उत्कल का मतलब उड़ीसा।
और उड़ीसा स्टेट जो है इसको पहले उत्कल के नाम से जानते थे, जैसे कि राष्ट्रगान में हमारे जब आप उत्कल शब्द का जिक्र करते हैं तो उससे तात्पर्य उड़ीसा से ही होता है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और ये भुवनेश्वर जो है ये कोस्टल सिटी है, समुद्र के किनारे पर स्थित है। उड़ीसा एक वैसे तो बहुत ज़्यादा अमीर राज्य नहीं है, लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टेट होने के साथ साथ सेटिस्फाइंग स्टेट भी है। और यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो इतनी अच्छी और खूबसूरत पॉलिटिक्स है कि इंडियन पॉलिटिक्स पे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री नवीन जी पटनायक, और लंबे समय से उड़ीसा पर शासन कर रहे हैं और उड़ीसा की जनता इन्हें बहुत प्यार भी करती है। उड़ीसा का नाम हाल ही में बदल के ओडिशा कर दिया गया, तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। पुरी धाम जो है, जहाँ से जगन्नाथ यात्रा के बारे में आपने सुना होगा, वो भी यहीं उड़ीसा में ही स्थित है। और उड़ीसा के बाद अगला नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? 36 पहाड़ियों की वजह से। राइस बाउल ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ राइस बाउल है। बे ऑफ बंगाल से आने वाला जो मॉनसून है वो मॉनसून उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से जब टकराता है तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी के राइस का प्रोडक्शन होता है। कैपिटल है रायपुर, और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लिया गया और सन 2000 में इसको एक स्पेसिफिक स्टेट बनाया गया था। तो ये हो गई छत्तीसगढ़ की कहानी। अब छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग जब ईस्ट इंडिया की तरफ आते हैं तो ईस्टर्न इंडिया में हमको 3 मेजर स्टेट्स पढ़ने होते हैं, और इन 3 मेजर स्टेट्स को पढ़ने का जो तरीका है वो तरीका एक क्रम में है, और क्रम में इस प्रकार से है कि वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, ये 3 राज्य यहाँ पर आपको क्रम में दिखते हैं। तो वेस्ट बंगाल जो है इसकी कैपिटल है कोलकाता, झारखंड जो है इसकी कैपिटल है रांची, और बिहार की कैपिटल है पटना। झारखंड से रिलेटेड पॉइंट याद रखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब इंडिया के बीचों बीच से पास होती है तो वो रांची के ठीक ऊपर से गुजरती है। तो रांची इज द ओनली कैपिटल इन इंडिया विच इज सिचुएटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके बाद बंगाल, इसको हम लोग अभी अलग से स्टडी करते हैं, और फिर यहाँ पर आता है नंबर बिहार का। बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार का एक बड़ा हिस्सा आप देख सकते हैं कि नेपाल को स्पर्श करता है, तो बिहार में एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। और अगर इन तीनों राज्यों को आपस में क्लब कर दिया जाए, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर एक ऐसे सर्कल आप अगर लगा देंगे तो इट इज़ कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेटू। ये भी पठारी क्षेत्र है, प्लेटू रीजन है, और छोटा नागपुर का जो पठार है वो यहीं पर स्टेट है। लेकिन जो स्पेसिफिक स्टेट जहाँ पर ये छोटा नागपुर का पठार स्थित है वो है झारखंड, और यहीं पर मिलता है कोयला बहुत सारा, इसलिए झारखंड को हम लोग कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। हालांकि इसका कुछ एक्सपेंशन वेस्ट बंगाल में भी है, तो रानीगंज और झरिया जैसी यहाँ पर भी कोल साइट्स हैं, और कुछ एक्सपेंशन इसका बिहार में भी है। इसके बाद हम लोग और आगे आते हैं, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल को हम लोग स्पेसिफिक स्टडी करते हैं। तो जब वेस्ट बंगाल को हम लोग स्पेसिफिक स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है ये काफ़ी लंबा है, और इस तरीके से ये ऊपर जा रहा है और यहाँ पे जा करके ख़त्म हो रहा है। तो अगर राजधानी कलकत्ता यहाँ पर है तो वेस्ट बंगाल का लास्ट बॉर्डर यहाँ पर है। तो ये इतना बड़ा जो स्टेट है, ये यहाँ से कलकत्ता से लेकर के और न्यू जलपाईगुड़ी तक की जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 1400 किलोमीटर्स है। और चूंकि इतनी लंबी डिस्टेंस है, यही रीज़न है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, इसलिए बंगाल का प्रशासन अक्सर फेल रहता है। और इसी फेल प्रशासन की वजह से बंगाल में 4 टियर ऑफ लोकल गवर्नेंस चलती है, जहाँ पर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत के बाद एक न्याय पंचायत यानी कि जुडिशियल पंचायत का भी कॉन्सेप्ट होता है। इंडिया में 2 ही स्टेट्स हैं, पहला है वेस्ट बंगाल और दूसरा है बिहार, जहाँ पर जुडिशियल पंचायत का कॉन्सेप्ट होता है। उसका रीज़न यही है कि हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे ये जो बंगाल आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस हिस्ट्री अपने आप में समेटे हुए है, और बंगाल के इतिहास को बताने के लिए मैपिंग की एक क्लास छोटी पड़ जाएगी। लेकिन बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले शासन किया, और भारत की राजधानी
पहली राजधानी कलकत्ता ही हुआ करती थी। और बंगाल विभाजन की घटना 1905 द सेपरेशन ऑफ बंगाल यहीं पर हुआ। और जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हुए वो भी सब यहीं पर हुए। क्यों? रीजन क्या है? रीजन है प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस। तो बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य हुआ करता था। उसका रीजन है कि फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम लोग इंडिया को 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है हिमालय, दूसरे नंबर पर आते हैं प्लेन्स, तीसरे नंबर पर आता है डेक्कन प्लेटू और चौथे नंबर पर आते हैं कोस्टल बॉर्डर्स। ये चारों रीजन्स अगर किसी इकलौते राज्य में पाए जाते हैं तो वह है बंगाल। अगर आप नॉर्दर्न बंगाल के साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हिमालय रीजन है। इसी तरीके से अगर आप साउदर्न बंगाल की तरफ आएंगे तो ये कोस्टल रीजन है। अगर आप ईस्ट वेस्टर्न बंगाल रीजन में आएंगे तो ये प्लेटू रीजन है। और अगर आप सेंट्रल बंगाल में आएंगे तो ये प्लेन रीजन है। तो यहाँ पर चूंकि चारों क्लाइमेटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, चारों फिजियोग्राफिक डिवीजन्स यहाँ पर हैं, यही रीज़न है कि हर तरीके की वनस्पति, अब चाहे वो हिमालयन वनस्पति हो, हर तरीके का मिनरल वो चाहे प्लेटू से आता हो, यहाँ पर जो मैदान है उनमें होने वाली चावल, जूट इसकी खेती हो, सब्जियों की खेती हो और कोस्टल बॉर्डर में सी फूड की खेती हो, इसमें बंगाल हमेशा टॉप पे रहता है। यही रीज़न है कि अमीर राज्य था और सबसे पहले बंगाल को लूटा गया। हालांकि आज इसकी स्थिति बहुत खराब है और बंगाल की राजनीतिक दुर्दशा का कारण भी इसकी प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं रही है। और बंगाल का जो मोस्ट नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है दार्जिलिंग। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दार्जिलिंग किस राज्य में है, तो कई सारे बच्चे सिक्किम टिक कर देते हैं। ध्यान रहे, गलत जवाब हो जाएगा, दार्जिलिंग बंगाल में है। और दार्जिलिंग के बाद यहाँ पर ये जो बंगाल का एक आखिरी जिला है इसका नाम है न्यू जलपाईगुड़ी। और फिर न्यू जलपाईगुड़ी से इधर पे असम शुरू हो जाता है और दार्जिलिंग के ऊपर फिर यहाँ पे सिक्किम शुरू हो जाता है। तो ये थी बंगाल की कहानी। बंगाल के बाद अगला नंबर आता है सिक्किम का। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिक्किम राज्य है। एंड द स्टेट ऑफ सिक्किम इज कवर्ड फ्रॉम द नेपाल, भूटान, चाइना एंड बांग्लादेश। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। कैपिटल इज गैंगटॉक एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट आवर कॉन्स्टिट्यूशन was in force. Sikkim was not the part of India. It was an autonomous empire related to the Buddhist. But after some time, they requested India to club in the Union. According to the Constitution of India, part number 1, if a foreign state wants to club in the Union, he may, if the border touches from the Union. That is why 36th Constitutional Amendment came to enforce in the year of 1975 and Sikkim became the state of India. तो इकलौता भारतीय राज्य जो कभी भी भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, इसको बाद में यहाँ पर शामिल किया गया। तो इस तरीके से सिक्किम की भी कहानी खत्म होती है। अब सिक्किम के बाद हम लोग चलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ, पूर्वोत्तर भारत की तरफ। और पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं और इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। सबसे पहले तो आप गिन लीजिए कि ये 7 सिस्टर्स कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर है मेघालय, दूसरे नंबर पे है असम, तीसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, चौथे नंबर पे है नागालैंड, 5वें नंबर पे है मणिपुर और 6वें नंबर पे है मिजोरम और 7वें नंबर पे है त्रिपुरा। तो ये हैं 7 सिस्टर्स। और ये जो 7 सिस्टर्स हैं इनकी कैपिटल्स भी आपको पता होनी चाहिए। तो मेघालय की कैपिटल यहाँ पे शिलोंग है, असम की कैपिटल हो गई दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फॉल एंड मिजोरम आइजोल एंड लास्ट में त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए मैं एक अलग मैप का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको नॉर्थ ईस्ट अच्छे से समझ में आ पाए। इस मैप में आप लोग नॉर्थ ईस्ट को अलग तरीके से देख रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट को समझने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि हम वेस्ट बंगाल को यहाँ पे पकड़ लें। तो जब वेस्ट बंगाल से हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे तो हमें स्टेट ऑफ सिक्किम मिलता है। और स्टेट ऑफ सिक्किम से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये कॉरिडोर हमको मिलता है जो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जोड़ता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये 7 स्टेट्स तक सप्लाई पहुंचाता है। अब अगर यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी जाए सीधी सीधी, तो यहाँ से हिमालय 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
इस लाइन के ईस्ट में जो भी हिमालय है वो ईस्टर्न हिमालय कहलाता है, और इस लाइन के वेस्ट में जो हिमालय है वो वेस्टर्न हिमालय कहलाता है। ये जो ईस्टर्न हिमालय है ये पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में फैला हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट में हिमालय के एक्सपेंशन की वजह से यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत हार्श हो जाती हैं। साथ ही साथ इंडियन मॉनसून के ओरिजिन के समय एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके चलते नॉर्थ ईस्ट में हैवी रेनफॉल भी होती है। इसकी वजह से यहाँ पर घने जंगल भी पाए जाते हैं। तो एक तो हिमालयन रीजन, दूसरे नंबर पे डेंस एंड हैवी फॉरेस्ट, और तीसरे नंबर पे हैवी रेनफॉल, जिसकी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी तो बहुत अच्छी हो जाती है, यहाँ का प्राकृतिक पर्यावरण तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन लोगों का जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उनके इस मुश्किल जीवन को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे जो सप्लाईज भेजती है वो सप्लाईज भेजती है इस रास्ते से, और ये जो रास्ता है इस रास्ते को चिकन नेक कहते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर के ये जो पूरा एरिया है ये आपको एक मुर्गे की गर्दन की तरीके से नजर आता है, और इस मुर्गे की गर्दन को चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक जो है ये नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है, और यहाँ पे मात्र 24 किलोमीटर लंबा ये स्पेस है जो इंडिया के पास है, क्योंकि इसके ईस्ट में आप देख रहे हैं बांग्लादेश है, नॉर्थ वेस्ट में आप देख रहे हैं नेपाल है, और फिर ऊपर जो है यहाँ पर भूटान है। तो यहाँ से सप्लाई जाती हैं। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मिलिटेंसी है, जो टेररिज्म है, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सेपरेटिज्म है, वो लोग इसी चिकन नेक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि अगर चिकन नेक को यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया तो नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से कट जाएगी। यही रीज़न है कि हमारी डिफेंस फोर्सेस को बहुत सारी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है ताकि वो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को और चिकन नेक को सुरक्षित बना के रख सकें। आए दिन यहाँ पर अटैक्स होते रहते हैं, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट को डेवलप होने से रोकने वाले जो फैक्टर्स हैं वो ये फैक्टर्स यहीं पर काम करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च करी हुई है, जिसके अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट किया जाना है। अब नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में चाहे अरुणाचल प्रदेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, चाहे असम और अरुणाचल के बीच बना ढोला सदिया ब्रिज हो, चाहे हाल ही में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चलाई गई मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की कहानी को बयान करती हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में आपको ये भी याद रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं इनमें ज़्यादातर स्टेट्स का नाम यहाँ पर रहने वाली ट्राइब्स के नाम पर ही रखा गया है। इसलिए अगर आपसे कभी माउंटेन हिल्स के बारे में पूछा जाए या ट्राइब्स के बारे में पूछा जाए तो स्टेट्स आपको एक अच्छा लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे नागालैंड की ट्राइब का नाम है नागा, मणिपुर की ट्राइब का नाम है मणिपुरी, मिजोरम की ट्राइब का नाम है मिजो, इसी तरीके से असम में रहने वाली ट्राइब का नाम है बोरो, इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली ट्राइब का नाम है अफ्तानी, दफला, मिशमी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में ये एक पॉइंट यहाँ पर नज़र आता है और इसको हम लोग कहते हैं नामचा बरवा। हिमालय का मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट है इंडिया में। नामचा बरवा में ही सबसे पहले सनराइज होती है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल है। अरुणाचल का मतलब अरुण का आंचल, सूर्य की गोद। तो फर्स्ट सनराइज कभी पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर नज़र आता है नामचा बरवा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक रफ आइडिया नॉर्थ ईस्ट का लिया, हालांकि इसकी स्पेसिफिक स्टडी करेंगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अब आप इस इंडिया के मैप को एक बार फिर से देख लीजिए। मैंने लगभग सभी स्टेट्स को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है और लास्ट में बस एक बार क्विक रिवीजन यहाँ पे मैं आपसे करूँगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ पे लद्दाख, दूसरे नंबर पर था जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर था हिमाचल प्रदेश, चौथे नंबर पे पंजाब, पाँचवें नंबर पर उत्तराखंड, छठवें नंबर पर हरियाणा, सातवें नंबर पर उत्तर प्रदेश, आठवें नंबर पर राजस्थान, नवें नंबर पर मध्य प्रदेश, 10वें नंबर पर गुजरात, 11वें नंबर पर महाराष्ट्र, 12वें नंबर पर कर्नाटका, 13वें नंबर पर गोवा, 14th केरला, 15th तमिलनाडु, 16th आंध्र प्रदेश,
17th तेलंगाना, 18th उड़ीसा, 19th छत्तीसगढ़, 20th वेस्ट बंगाल, 21st झारखंड, 22nd बिहार, 23rd सिक्किम, 24th मेघालय, 25th असम, 26th अरुणाचल प्रदेश, 27th नागालैंड, 28th मणिपुर, 29th मिजोरम एंड 30th त्रिपुरा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 30 राज्यों को देख लिया। अब इन 30 राज्यों में एक छोटी सी ट्रिक आपको यूज करनी है, और वो छोटी सी ट्रिक ये है कि जम्मू और कश्मीर को डिलीट कर देना है। डिलीट इसलिए कर देना है क्योंकि ये दोनों स्टेट कहाँ हैं, ये दोनों तो यूनियन टेरिटरी हैं। तो जैसे ही आप इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को डिलीट करते हैं तो आंसर निकल के आता है 28। तो अब लेटेस्ट फिनोमिना जो स्टेट्स का इंडिया में है उसके अकॉर्डिंग भारत में कुल कितने राज्य हो गए? 28 स्टेट्स हो गए। 28 स्टेट्स के बाद अब अगर हम लोग यूनियन टेरिटरीज को काउंट करें तो फिर यहाँ पे डेटा बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली यूनियन टेरिटरी लद्दाख, दूसरी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, तीसरी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, चौथी यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पांचवी यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी, छठवीं यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, सातवीं यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, आठवीं यूनियन टेरिटरी दादरा नगर एंड हवेली और नवीं यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव। तो 9 यूनियन टेरिटरी यहाँ पर हो जाती हैं। लेकिन फिर से यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि इन द ईयर ऑफ 2020 जब ये पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट किया, और उस अमेंडमेंट में दादरा नागर एंड हवेली और दमन दीव ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनको आपस में क्लब कर दिया। और क्लब करने के बाद अब ये दोनों राज्य एक ही नाम से जाने जाते हैं और इसका नाम हो जाता है द स्टेट ऑफ दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर रेस्ट? 8। तो लेटेस्ट डेटा अब आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि भारत में है 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। टोटल की बात करी जाए तो 28 प्लस 8 कितना हो गया? 36। तो ये हो गई इंडिया के सभी स्टेट्स की पॉलिटिकल कहानी। अब इस पॉलिटिकल स्टोरी के बाद जो अगले पॉइंट्स आते हैं वो आते हैं यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो इनसे पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है स्पेस रिलेशन से रिलेटेड, कि इंडिया का स्पेस रिलेशन उसके नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या है। स्पेस रिलेशन ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो नेबर कहते किसे हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। नेबर उसे कहते हैं ना जिसके साथ आपकी दीवार टच होती हो। तो उसी तरीके से एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नेबर उसे कहते हैं जिसके साथ आपका बॉर्डर टच करता हो। तो देयर आर 8 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। 8 हैं भारत के पड़ोसी देश, लेकिन गिने हमेशा 7 जाते हैं। 7 इसलिए गिने जाते हैं क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी तो है लेकिन इसके साथ हमारा बॉर्डर टच नहीं होता। अभी मैंने आपको राम सेतु वाली कहानी बताई, तो सेतु वो ब्रिज तो टच होता है तो उसको बॉर्डर हम लोग मानते नहीं है। तो 8 यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें सबसे पहला नेबरिंग कंट्री तो यहाँ पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद दूसरे नंबर पर आता है अफगानिस्तान, जिसकी बहुत छोटी सी सीमा इंडिया के साथ में टच होती है। तीसरा नेबरिंग कंट्री हमारा चाइना है। चौथा नेबरिंग कंट्री हमारा नेपाल है। पांचवा नेबरिंग कंट्री हमारा भूटान है। छठवां नेबरिंग कंट्री हमारा म्यांमार है। सातवां नेबरिंग कंट्री हमारा बांग्लादेश है और 8वां नेबरिंग कंट्री हमारा श्रीलंका है। लेकिन इसको मानेंगे नहीं तो 7 ये हमारे नेबरिंग कंट्री हो गए। अब इनके साथ स्पेस रिलेशन में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनमें मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस के टाइप बताता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि अमंग विच वन ऑफ द स्टेट डज नॉट शेयर्स बॉर्डर विद द पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श नहीं होती। यहाँ पे पाकिस्तान की जगह किसी और दूसरे देश का नाम रखा जा सकता है। तो एक तो टाइप 1 क्वेश्चन ये हो गया। टाइप 2 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अमंग विच वन ऑफ द स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर फ्रॉम द पर्टिकुलर कंट्री।
तो किस राज्य की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है या किस राज्य की सबसे छोटी इंटरनेशनल बाउंड्री है, ऐसा सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में आपसे स्टेट और कंट्री का प्रॉपर डिस्प्यूट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं बहुत क्विक तरीके से आपको बताऊं तो पाकिस्तान के साथ आप देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर टच होता है, और आज की बात करें तो लद्दाख का बॉर्डर भी टच होता है। तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 स्टेट्स हो गए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर का ये इतना हिस्सा जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी पाकिस्तान का कब्जा है। तो मेजर यहाँ पर पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो जाते हैं। गुजरात और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को यहाँ पर सर क्रीक कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कि सर क्रीक कहाँ पर है, तो ये गुजरात और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज की बात करें तो यहाँ पर स्टेट ऑफ लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर जो है वो चाइना से टच होते हैं। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 एंड 5, 5 राज्य यहाँ पर भी हो गए। अब यहाँ पे सबसे लंबा बॉर्डर किसका है, सबसे छोटा बॉर्डर किसका है, किस स्टेट का बॉर्डर टच करता है, किस स्टेट का बॉर्डर टच नहीं करता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तैयार रहिए। तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर म्यांमार, या म्यांमार से पहले यहाँ पर नेपाल और भूटान भी है। तो नेपाल में आप देख लीजिए तो उत्तराखंड के साथ नेपाल का बॉर्डर टच करता है, उत्तर प्रदेश के साथ टच करता है, बिहार के साथ टच करता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए बंगाल के साथ भी टच करता है, और फिर सिक्किम के साथ भी टच करता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप आंख बंद करके सोचेंगे कि कौन से स्टेट का बॉर्डर टच होता है, कौन से स्टेट का बॉर्डर नहीं टच होता है, तो हो सकता है कि बंगाल जो है ये आपके दिमाग में ना आ पाए। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे जरा नेपाल को एक बार आप फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, बिहार टच कर रहा है, और यहाँ पर देखिए एक छोटा हिस्सा है ना बंगाल का, ये भी टच कर रहा है, और बंगाल के बाद सिक्किम टच कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बंगाल वाला डिस्प्यूट हो जाएगा, जहाँ पे बच्चे अक्सर फंस जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा कि नेपाल जो है यहाँ पर भी हिमालय की 3 रेंजें हैं, जिसमें कि शिवालिक है, फिर मिडिल हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय को नेपाल में हिमाद्री बोलते हैं, मिडिल हिमालय को महाभारत रेंज बोलते हैं, और शिवालिक को नेपाल में चुरिया मुरिया रेंज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पे शारदा रिवर है जो इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर क्रिएट करती है। यहाँ पर मेचा रिवर है, तो शारदा टू मेचा ये नेपाल का यहाँ पे एक्सपेंशन है, फ्रेंड कंट्री है, इसलिए क्वेश्चन पूछेंगे। नेपाल के बाद अगर हम लोग अगले पड़ोसी देश की बात करें तो फिर भूटान का नंबर आ जाएगा। अब देखिए भूटान को कौन कौन टच करता है। तो सबसे पहले तो देखिए सिक्किम का ये छोटा हिस्सा भूटान को टच करता है, बंगाल टच करता है, असम टच करता है, और अरुणाचल प्रदेश टच करता है। यहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं असम को, और क्वेश्चन गलत हो जाता है। साथ ही साथ सिक्किम और भूटान के बीच में आप देख रहे हैं कि आपको एक ये पतला सा गलियारा नजर आ रहा है। तो ये जो पतली सी वैली आपको यहाँ पे दिख रही है गलियारे के फॉर्म में, इट इज कॉल्ड डोकलाम। यहाँ पर डोकलाम प्लेटू है, और ये जो वैली आप देख रहे हैं इसको चुम्बी वैली कहते हैं। इसी चुम्बी वैली के सहारे से निकल करके दलाई लामा चीन से भाग करके भारत आए थे, तब से चुम्बी वैली काफ़ी फेमस हो गई है। और हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में जो डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था वो यहीं पर हुआ था। तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को याद रखिएगा। सिक्किम जो है, इसी सिक्किम में नाथुला पास है, जिससे इस समय कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है, तो इसलिए नाथुला पास की वजह से भी इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर सिक्किम के बाद भूटान के बाद जो अगला भारत का पड़ोसी है वो है म्यांमार। तो फटाफट देखिए आप कि म्यांमार के साथ कौन सा स्टेट शेयर हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए अरुणाचल प्रदेश शेयर हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड शेयर हो रहा है, मणिपुर शेयर हो रहा है, और मिजोरम शेयर हो रहा है। तो कितने स्टेट्स?
तो 1, 2, 3 एंड 4 स्टेट्स यहाँ से टच हो रहे हैं। सबसे लंबा बॉर्डर, सबसे छोटा बॉर्डर, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से आपको याद रखने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि जब भी म्यांमार से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो त्रिपुरा डाल के आपको फंसा दिया जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा म्यांमार को टच नहीं करता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की स्टडी में बच्चे थोड़ा सा कमजोर होते हैं, इसलिए वो त्रिपुरा हमेशा गलत करते हैं। तो त्रिपुरा फिर टच किसको होता है? तो त्रिपुरा का नाम त्रिपुरा क्यों है? ट्राईपुरा, ट्राईपुरा जगह, तो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, इसलिए इसका नाम है त्रिपुरा। तो 1, 2, 3 साइड त्रिपुरा इज कवर्ड बाय द बांग्लादेश। तो ये जो बांग्लादेश है, अब देखते हैं बांग्लादेश। तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके बाद असम नजर आ रहा है, इसके बाद मेघालय नजर आ रहा है, इसके बाद त्रिपुरा नजर आ रहा है, एंड इम्पॉर्टेंट है मिजोरम भी नजर आ रहा है। त्रिपुरा एक लौता ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से बांग्लादेश के अंदर सिचुएट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा। एंड वेस्ट बंगाल शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, तो ये भी याद रखिएगा। और बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश पूरा का पूरा कंट्री इंडिया के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 4090 किलोमीटर का इसका पूरा बॉर्डर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये स्पेस रिलेशन देख लिया, ज्यादा बॉर्डर कहाँ से शेयर हो रहा है, कम बॉर्डर कहाँ से शेयर हो रहा है, ये भी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आखिरी में एक पॉइंट और याद रखिए कि भारत के हैं जितने पड़ोसी देश, उतने ही राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि 8। तो अगर इंडिया में ठीक बीचों बीच में इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर खींच दूं तो इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है। अब कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। तो ये 8 स्टेट्स हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इन 8 स्टेट्स के नाम याद रखिएगा। सबसे शॉर्टेस्ट जो लाइन है, सबसे कम जो वो पास होती है, वो राजस्थान से पास होती है, और जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है वो मध्य प्रदेश में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और झारखंड की जो राजधानी है रांची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर स्थित एकलौती कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से इंडिया के मैप का पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। इससे ज़्यादा अब मैं आपको अभी आज इस वीडियो लेक्चर में बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि फिर वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो सकते हैं और आपको समझ में आना बंद हो सकता है। तो पॉलिटिकल एनालिसिस में इंडिया के स्टेट्स और उनकी छोटी छोटी सी कहानी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जो हमारा स्पेस रिलेशन है दूसरे देशों के साथ में वो भी बता दिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बता दिया। साथ ही साथ हम लोगों ने यूनियन टेरिटरीज लेटेस्ट अमेंडमेंट्स भी पढ़ लिए। अब मैं इसी वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 दोबारा से बनाने वाला हूं, और उस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा आगे की कहानी। अब आगे की कहानी में आइलैंड्स ऑफ इंडिया आते हैं। आइलैंड्स ऑफ इंडिया के साथ साथ कुछ मेजर डिस्प्यूट्स आते हैं इंडिया के, और थोड़ा बहुत से इंडिया के फिजिकल फीचर्स आते हैं, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। और जब भी आपको कभी एग्जाम देने जाना होगा तो एग्जाम के पहले बस आप एक वीडियो ये देखेंगे, और एक वीडियो से आपको इंडियन ज्योग्राफी के लगभग मैपिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज छोटी सी और याद रखिएगा जो मैं अभी भूल गया यहाँ पे बताना, कि इंडिया के मैप में कई सारे स्टेट्स आपको ऐसे भी दिखेंगे जो लैंड लॉक हैं। लैंड लॉक का मतलब भू आबद्ध है, उनके चारों तरफ कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। लाइक तेलंगाना, देखिए कोई वाटर बॉडी नहीं है इसके चारों तरफ। लाइक छत्तीसगढ़, देखिए कोई वाटर बॉडी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि विच स्टेट इज लैंड लॉक और नॉट। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि किस स्टेट का बॉर्डर टच करता है कि नहीं टच करता है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यूपीएससी कहां से क्वेश्चन लाएगी ये किसी को नहीं पता है। हजार क्वेश्चन होते हैं, उनमें से वो 100 या 50 क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, और उनमें से कोई 5 क्वेश्चन फाइनल किए जाते हैं एग्जाम्स के लिए। तो इसके लिए जितना अच्छा एनालिसिस आप करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पर रोक रहा हूं। इसी वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 में मैं आपको आगे की ये पूरी कहानी बता दूंगा। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, रिपीट मोड में भी देखते रहिए, और किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी हार्ड। थैंक यू।